नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे TGT कॉमन हिंदी को। और TGT कॉमन हिंदी की हमारी थर्ड वीडियो ये रहेगी। तो पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एक बात आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये है कि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स मुझे मिले कि सौम्य हिंदी व्याकरण की PDF प्रोवाइड करा दीजिए, या ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सौम्य हिंदी व्याकरण आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बात क्या होती है, बात आपको कंटेंट्स की होती है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अब जो हिंदी व्याकरण है वो तो सारी बुक से सेम होगा, तो आपके पास जो भी हिंदी व्याकरण की बुक अवेलेबल है आप वहाँ से पढ़िए। कंटेंट्स आपको मोस्टली हर बुक में सेम मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास 9th-10th की जो मानक हिंदी व्याकरण आती है आपके पास वो है तो आप वो पढ़ लीजिए। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये टॉपिक करना है, यस ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी को जा कर के आप अपनी बुक्स में जहाँ पर भी आपको डेटा मिलता है वहाँ से इसको कंप्लीट स्टडी कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। आप ये मत सोचिए कि मैम ने एक बुक का नाम ले दिया तो वही इंपॉर्टेंट है, अगर वो हमें नहीं मिली तो हमारे 15 नंबर रिस्क में आ जाएंगे। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो बुक से पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ स्टडी करो। ये आपका जो मंत्रा है सेल्फ स्टडी का, ठीक है, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल का, वो आपके लिए आपको पास कराएगा। ठीक है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, करना आपके हाथ में है। संधि पे वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। जैसे ही बच्चों की रिक्वेस्ट मुझे मिल रही हैं, मेरे दिमाग में सब कुछ है, मैं सब कुछ आपके लिए बनाऊंगी यहाँ। लेकिन सिर्फ बात ये होती है कि आई एम वर्किंग, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पाता है, और थोड़ा हेल्थ भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो मटेरियल आपके पास है वो पढ़ो, मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो। कॉमन सब्जेक्ट्स आपके जैसे जैसे चल रहे हैं आप उनको घंटा 2 घंटा बस आप उतना ही इनफ रहता है एक एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है, असंगत कथन छाटिए। असंगत मतलब जो इनके साथ नहीं जा रहा। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, दोपहर से पहले का समय, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, बालुका युक्त तटभूमि। तो इसमें बालुका युक्त तटभूमि सीखता बिल्कुल ठीक है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं वो है लोमहर्षक। और ये हम कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला पार्ट है आप उसको पूरा एक बार देख लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन होता है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दित्सा नहीं होती, बल्कि क्या होती है, दुराभि संधि होती है। दुराभि संधि। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट आ गया, यानी कि असंगत आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि दित्सा क्या है, दित्सा होता है दान करने की इच्छा। क्या पता यही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाए हमें। ठीक है, तो पता हमें सब कुछ होना चाहिए, दान करने की इच्छा। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो टॉपिक जो होता है उसी को ही आपने अपनी नोटबुक जो भी आप नोट करते हो उसमें डाल लो कि हमें एक पदबंध वाला चैप्टर करना है अब। ठीक है, उसमें हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया पदबंध करना है, तो पदबंध को स्टडी करो। बुक में नहीं दिया है तो आजकल गूगल पे तो सब कुछ मिलता है, आप गूगल कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे पदबंध और उसके अलग अलग भेद हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सुन लो कि पदबंध क्या होता है। पदबंध यानी कि जो एक वर्ड है उसमें एक वर्ड नहीं बल्कि पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो फ्रेज हमने किए थे इंग्लिश में, ठीक है, तो वो फ्रेज यहाँ पे क्या हो गए, पदबंध हो गए। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के हो जाते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, जैसे क्रिया विशेषण पदबंध, तो वो अलग अलग पदबंध हो जाते हैं, उसको आप डिटेल में स्टडी करना। फिलहाल हम यहाँ सर्वनाम पदबंध की करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह यूज होने वाले शब्द होते हैं। और जब संज्ञा की जगह पूरे जो है संज्ञा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, वो बिल्कुल उसको रिप्लेस कर देगा। संज्ञा पदबंध की जगह यूज होने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, सर्वनाम पदबंध हो जाएंगे। या ये कहिए कि उसमें जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर एक शब्द नहीं मिलेगा सर्वनाम का, वो पूरा एक जो ग्रुप होगा वो पूरा का पूरा उसको सर्वनाम बनाएगा। चलिए ऑप्शंस क्या है, मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, मेरे रिश्तेदारों में से कोई, एक ये पदबंध निकल गया।
रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा, ये एक पद बंद निकल गया। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण, लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण 5वीं मंजिल से गिरा, मरेगा नहीं तो क्या जिंदा बचेगा। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब देखो मेरे रिश्तेदारों में से कोई, तो कोई यहाँ पे निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चय है, पता नहीं कौन, ठीक है। लेकिन ये किसकी जगह यूज़ हुआ है, संज्ञा की जगह यूज़ हुआ है। तो ऑब्वियसली ये हमारा सर्वनाम की तरह बिहेव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मिल गया। और इसमें कोई एक शब्द नहीं है, कोई समय पर नहीं पहुंचा। हमने क्या कहा, मेरे रिश्तेदारों में से कोई, तो पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो क्या बन गया, सर्वनाम पदबंध बन गया, ठीक है। रिश्तों में स्वार्थ देखने वाला युवा, कौन, युवा, तो ये संज्ञा का काम कर रहा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया अपना, ठीक है। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण, किसको, लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण, ये भी क्या हो गया हमारे पास, संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है। 5वीं मंजिल से गिरा, यानी कि ये क्रिया हो चुकी है, तो कौन, जो मरेगा, जो वो आदमी या वो इंसान मरेगा नहीं तो क्या जिंदा बचेगा, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरीके से आपको इनको समझ के कर लेना है। और हमारा इसमें जो आंसर मिलेगा करेक्ट, वो क्या मिल गया, फर्स्ट मिल गया हमें, मेरे रिश्तेदारों में से कोई। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। मद उन्मत्त मदोन्मत्त होता है, विद्वत मुख विद्वन्न मुख होता है, तत् उपरांत तदोपरांत नहीं तदुपरांत होता है। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, तदुपरांत इसकी स्पेलिंग आ जाएगी करेक्ट। तो ये हमारा अशुद्धि वाला विकल्प हो गया। और षट आयतन जो होता है षडायतन होता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे ये सब होते हैं। तो वाक चातुर्य, वाक में चातुर्य, वाक मतलब बोलना, तो बोलने में जो चतुर है, ठीक है। तो ये हो गया अधिकरण, तो अधिकरण वाला हमारे पास तत्पुरुष समास है, ये करेक्ट हो गया। तीर्थाटन, आटन का मतलब क्या होता है, भ्रमण, ठीक है। तो तीर्थों में भ्रमण, ठीक है, तो ये भी में भ्रमण कर रहा है, तो ये भी अधिकरण हो गया। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन का मतलब होता है कि ऐसा रोना जिस पर कोई ध्यान न दे, ठीक है। अरण्य का रोदन, तो ये संबंध में चला जाएगा आपका। फिजूल का रोदन, ठीक है, तो ये संबंध में चला गया। और जो फोर्थ है हमारे पास वो क्या है, मीन केतु, तो इसमें मीन केतु आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मीन केतु का मतलब क्या होता है, मीन के ध्वज वाला, ठीक है। आप इसमें क्या लिखेंगे, मीन के ध्वज, केतु का मतलब क्या होता है, ध्वज, ध्वज वाला, और मीन क्या होती है, मछली। तो मीन के ध्वज वाला कौन है, ये है कामदेव, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया, ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे पास असंगत आ जाएगा, जो तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब इसमें एक लेसन और ऐड हो गया हमारा, जो है तत्सम तद्भव शब्द हैं उनको भी हमें पढ़ के जाना है। तो वार्तक, वार्तक बैंगन को कहते हैं। लोहमशा, लोमशा लोमड़ी, लेकिन इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है लोमशा की, ठीक है। वो क्या होती है, लोमशा होती है, सिर्फ लोमशा, ह नहीं होता उसके अंदर। तो क्या लिखेंगे, लोमशा लोमड़ी होती है। मस्तक माथा, और शंठिका को सोंठ कहते हैं। कई बार शंठिका की जगह सुंठी लिखा हुआ मिल जाए ना, तब भी आपका वो करेक्ट होगा, शुंठी, ठीक है। तो शुंठी भी ही सोंठ होती है। जो तत्सम शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, जो संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं, और जो उसकी हिंदी कर देंगे हम तो वो तद्भव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपने। तो वार्तक बैंगन, मस्तक माथा, शंठिका सोंठ, और लोमशा लोमड़ी होती है, ना कि लोहमशा। तो ये असंगत विकल्प हो गया तत्सम तद्भव का। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। इसमें से हमें अशुद्ध चुनना है, ठीक है। विद्वता ठीक है, पक्षीगण ठीक है, स्वामी भक्त ठीक है, लेकिन गीतांजलि नहीं होता। क्या होता है, गीतांजलि होता है। इसको ऐसे लिखेंगे, गीतांजलि, छोटा ई, ठीक है। और ये जो बिंदु हमारे लगता है बिल्कुल त के ऊपर लगता है, ऐसे ता के, ठीक है। तो गीतांजलि, ना कि गीतांजलि। चलिए नेक्स्ट देखिए,
किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब देखो फिर से आ गया सार्वनामिक विशेषण, मतलब आ गया कि सर्वनाम जो ऐसे जो विशेषण की तरह काम कर रहे हों। ठीक है, तो तुम सब आ गए अच्छे कहाँ रह गए, तुम सब आ गए अच्छे कहाँ रह गए, तो तुम सब यहाँ विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया। अच्छे ये नाउन की जगह यूज हुआ है तो विशेषण हो गया। जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, जो और बाहर उसे, सॉरी। ठीक है, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, तो किताबें क्या है यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से पहले क्या यूज हुआ है? कुछ। तो कुछ क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। इसी तरह से तुम छात्रों, छात्रों क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो तुम उसके लिए यूज किया है, वो उसका सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा, तो कुछ जो है फिर यहाँ पे क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या आ जाएगा? तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है? यानी कि हमें यहाँ पर्यायवाची शब्द करना है, और पर्यायवाची में क्या होते हैं? उनके सिनोनियम्स यानी कि मीनिंग ही होते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? अहिबोजी, जिसको हम गरुड़ को कहते हैं, वैनतेय, ये भी गरुड़ को कहते हैं, लेकिन हैरम्भ गरुड़ को नहीं कहा जाता, ये इसका ऑप्शन करेक्ट जाएगा। और खगनाथ भी गरुड़ को कहा जाता है, तो हैरम्भ गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। वयोवृद्ध शब्द में संधि है, वयोवृद्ध, अब इसका पहले संधि विग्रह करना पड़ेगा। वयः प्लस वृद्ध, ये इसकी संधि होती है। तो वयः यानी कि विसर्ग आ गई, तो ऑब्वियसली ये कौन सी है हमारे पास? विसर्ग संधि है। वेरी इजी। चलिए, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? ये थोड़ा सा आपको हटके क्वेश्चन मिला हुआ है। वैसे तो हमने क्या किया है? उपसर्ग और प्रत्यय किए हैं, जिसमें एक एक उपसर्ग और एक एक प्रत्यय यूज होता है। तो इसमें थोड़ा सा, जहाँ तक मैं इसको समझ पाई हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका विग्रह कर देती हूँ। स प्लस आ प्लस रोप, तो दो उपसर्ग आ गए ना इसके अंदर। ठीक है, लेकिन सह और गामिनी, गामिनी में गम जो है धातु है, तो आप उसको उपसर्ग नहीं मान सकते, लेकिन एक ही आया इसके अंदर, तो स्वह। पुनरुद्धार में क्या आ जाएगा? पुनः प्लस उत प्लस दार, तो इसमें भी हमारे पास क्या हो गए? दो उपसर्ग हो गए। और थर्ड क्या है? समाधि, फोर्थ। तो सम लिखेंगे, सम प्लस आ प्लस अधि, तो क्या बन जाएगा? समाधि। तो इसमें भी हमारे पास दो उपसर्ग हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सहगामिनी बन जाएगा। ठीक है, एक ही उपसर्ग इसमें आया हुआ है। अशुद्ध वाक्य चुनिए। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। आभास तो किसी की प्रेजेंस का होता है, ठीक है, कोई खड़ा है, चाहे कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका होता है आभास। लेकिन जब दिल से किसी चीज़ की जो है अनुभूति की जाती है, यानी कि मैंने बोली दिया, उसका आभास नहीं होता है। जब कोई फीलिंग्स होती हैं उनको आभास नहीं किया जाता, उनको अनुभूत किया जाता है, तो वो क्या होती है? अनुभूति। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि आपसे मिलकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई, ये इसका करेक्ट जो है सेंटेंस बनेगा। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, ये भी ठीक है, मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छार्थ वृत्ति क्या होती है? जिसमें हम इच्छा करते हैं, ठीक है, या कहिए कि हम मंगल कामना करते हैं किसी के लिए। अब जैसे इंग्लिश में भी यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट कर दूंगी, जब आप किसी को विश देते हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो उसमें क्या कर रहे हो? मंगल कामना कर रहे हो या किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। ठीक है, तो जब ऐसे कोई वाक्य आपको मिलते हैं, उनका मतलब होता है इच्छार्थ वृत्ति। तो ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये हमें पहले ही मिल गया, गॉड ब्लेस यू। कृपया यह प्रकरण जांच दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। लगता है इस वर्ष खूब वर्षा होगी, तो ये हमारे पास अनुमान पे बेस्ड हो गया। यदि वह पढ़ता तो आज सफल हो जाता, अगर वह पढ़ता तो सफल हो जाता, तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गया, शर्त बोधक हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे शर्त लगी है, अगर वह पढ़ता, ये शर्त हो गई, पढ़ता तो सफल हो जाता ना। लगता है तो ये किसके ऊपर हो गई? सिर्फ संदेह है हमारे मन में, लेकिन हम इसके लिए श्योर नहीं हैं, तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये संदेहवाचक है। ठीक है,
इस तरीके से हमें हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेना है जहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। और जब कृपया की बात करते हैं तो ये आज्ञावाचक हमारे पास वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक। तो चारों को मैंने इलाबोरेट कर दिया आपके लिए। इसमें इच्छा हो, मंगल कामना हो, आशीर्वाद हो, वो हो जाएगा इच्छार्थ वृत्ति वाला। कृपया शब्द आ जाए तो वहाँ आज्ञावाचक रहेगा। लगता है, हो सकता है, तो उसमें संदेहवाचक रहता है। यदि वह ऐसा करता या पढ़ता या चला जाता तो वो हमारे पास क्या रहता है, शर्त बोधक रहता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भाववाच्य चुनिए। देखिए भाववाच्य पर जब पहले वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दे दिया था आपको, ठीक है। तो कर्म वाच्य होता है, कर्तावाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कर्तावाच्य में कर्ता प्रधान, कर्म में कर्म प्रधान और भाववाचक में तो भावना ही प्रधान होती हैं। भावना किसी लड़की का नाम नहीं है, हमारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनकी बात होती है। तो गर्मियों में रोज नहाया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कुत्ता सारी रात भौंकता है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। तो कर्ता ने कर्म के द्वारा, किसानों के द्वारा, ठीक है, किसानों द्वारा या किसानों के द्वारा, नानी द्वारा, तो ये दोनों एक जैसे से सेंटेंस है ना, तो ये हमारे कौन से हो गए, कर्मवाच्य से रिलेटेड हो गए। किससे हो गए, कर्मवाच्य से रिलेटेड। कुत्ता सारी रात भौंकता है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है नाउन की यूज हुआ है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, कुत्ता। तो ये हमारे पास कर्तावाचक हो गया, या ये कुत्ता ही प्रधान हो गया, ठीक है। लेकिन गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक। इसको अभी आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे क्योंकि वाच्य से एक क्वेश्चन निकल आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे मैम संकर शब्द क्या होते हैं, एक बार तो देखते ही ऐसा हो जाता है पता नहीं क्या क्या लोग जोड़ देते हैं इसके अंदर। देखो संकर शब्द जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा भाषाओं के शब्द जुड़ कर के एक शब्द बनाते हैं। भाषाओं के शब्द, आप इतना समझ लीजिए, और उनसे क्या बन जाता है, हमारा एक नया शब्द बन जाता है। वो हमारे पास क्या होगा, संकर शब्द होगा। जैसे कि इसमें आया हुआ है विज्ञापन दाता, विज्ञापन दाता। अब इसमें मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी आपको। विज्ञापन दाता में विज्ञापन हमारा हिंदी का ही शब्द है, ठीक है, और दाता भी हमारे पास हिंदी का शब्द है, तो दोनों ही क्या हो गए, हिंदी की, तो ये संकर तो हुआ नहीं, ठीक है। डबल रोटी, डबल तो अंग्रेजी का शब्द आ गया, अंग्रेजी का शब्द है, रोटी हमारा हिंदी का शब्द है, तो ये हमारे पास संकर हो गया, ये करेक्ट हो गया। आम चुनाव, आम हमारे पास किसके लिए है, अरबी के लिए है, और चुनाव हमारा हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो आम चुनाव हमारे पास क्या हो गया, एक संकर शब्द हो गया, ये भी करेक्ट है। फिर हिंदीकरण, हिंदीकरण में क्या लिखेंगे, फारसी और हिंदी लिखेंगे, ठीक है, फारसी और हिंदी। ये हिंदी जो शब्द है ना खुद हिंदी का नहीं है, ये कहाँ का है, फारसी का है, ठीक है, फारसी। तो करण हमारे पास हिंदी का हो गया, तो ये हमारे पास फिर से क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। लेकिन विज्ञापन दाता हमारा हिंदी का, और दोनों ही हिंदी के हैं, तो संकर शब्द नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद अंकित कीजिए। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखे हैं हमें, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। परिमाण में हम किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी यानी कि कितना, ठीक है, उसकी बात करते हैं। स्थानवाचक जगह की बात करेंगे। रीतिवाचक में कैसे किया गया वो वाली बात आ जाती है। लेकिन कालवाचक में क्या आता है, समय की बात आती है। तो दिन भर किसके बारे में बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस पेपर्स के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो मॉडर्न पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बस मेरा एक काम कर दीजिए, आपको जो हमेशा बोलती हूँ कि अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक ये वीडियोज़ ज़रूर पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके, जैसे ही कोई वीडियो डाली और लिंक का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।